नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार पंड्या। रात 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक जारी है। मोहन भागवत की बैठक में कई संघ पदाधिकारी शामिल है। संघ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। कोरोना काल में स्वयंसेवकों के सेवा कार्यों की समीक्षा। संघ ने मध्य प्रांत के प्रचारकों के दायित्वों में कुछ बदलाव किया है, तो मध्य प्रांत के कार्यकर्ताओं के दायित्व में भी परिवर्तन है। और साथ ही साथ भोपाल के ठेगड़ी भवन में अभी भी ये बैठक जारी है। तो संघ की बैठक चल रही है। सुरेश जैन क्षेत्र सह व्यवस्था प्रमुख है। हेमंत सेठिया मध्य भारत प्रांत सह कार्यवाहक। विक्रम सिंह भोपाल विभाग कार्यवाहक। वहीं विक्रम सिंह को मध्य भारत प्रांत शारीरिक प्रमुख का भी जिम्मा सौंपा गया है। धनराज प्रांत सह घोष प्रमुख केंद्र ग्वालियर बनाए गए। मुकेश दीक्षित संविदा कार्यालय के प्रमुख हैं। जितेंद्र राठौर प्रांत धर्म जागरण प्रमुख हैं। ओम प्रकाश सिसोदिया प्रचार प्रमुख भोपाल बनाए गए हैं। कृपाण सिंह शालेय कार्य प्रमुख हैं विदिशा। और सुरेंद्र सिंह मुरैना विभाग प्रचारक बने हैं। शिवशंकर सिंह नर्मदापुरम विभाग के प्रचारक बनाए गए। मनीष उपाध्याय मध्य प्रदेश हिंदू जागरण मंच। राजेश भार्गव मालवा संभाग प्रांत में योजनाओं को देखेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सुधीर, जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये बैठक चल रही है और ये मंथन चल रहा है, इस बैठक में और इस मंथन में दायित्वों में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए, बिल्कुल जो संघ के जो प्रचारक हैं उनके कई सारे दायित्व बदले गए हैं। लिहाजा जो बात ये कही जाती है कि किसी भी संगठन के लिए एक समय सीमा किसी भी काम को करने की होती है। लिहाजा इन सभी के जो विभाग जो बदले गए हैं, इनको लगभग उस विभाग में काम करते हुए 2 से 3 साल का समय हो चुका था। और संघ के में काम करने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 साल के बाद में संघ के कम से कम प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यकारिणी होती है उसमें बदलाव हमेशा देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े जो बदलाव किए गए हैं उनमें न केवल कुछ जिलों के जिला प्रचारकों को बदला गया है, बल्कि विभाग प्रचारकों को बदला गया है, माफ कीजिएगा, बल्कि संघ के जो मुख्यालय मध्य प्रदेश के अंदर माना जाता है संविदा, उसके जो संविदा के जो कार्यालय प्रमुख है उनको भी बदला गया है। अब तक ये जिम्मेदारी जो देख रहे थे उनकी जगह पर मुकेश दीक्षित जो है वो अब संविदा के नए जो कार्यालय प्रमुख बनेंगे। इसके अलावा विदिशा मुरैना और जो दूसरे जो प्रचारक हुआ करते थे उन प्रचारकों में भी बदलाव देखने को मिला है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संघ के अंदर कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मोहन भागवत चूंकि भोपाल में, लिहाजा बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ये माना जा रहा है कि कुछ नए प्रचारकों को शामिल करने पर आज इस पूरी बैठक में सहमति बनी है। मुद्दे जो थे राम मंदिर के बाद में विजय हम बता चुके थे शाम को कि किस तरीके से दूसरे मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है, पर लेकिन संघ के अंदर जो बदलाव जो दायित्व दिए जाने हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। लिहाजा जो नए चेहरे शामिल किए जाने उनको लेकर भी चर्चा की गई। और ये माना जा रहा है कि न केवल आरएसएस बल्कि आरएसएस को मानने वाली विचारधारा की जो बीजेपी है उसके अंदर भी संगठन में कुछ प्रचारकों को भेजने पर सहमति बनी है। चाहे वो संभागीय प्रचारक हो या फिर प्रदेश स्तर पर जो संगठन मंत्री हैं, सुहास भगत संगठन महामंत्री हैं, उनका कार्यकाल 6 अगस्त को पूरा हो चुका है। लिहाजा उनके कार्यकाल में वृद्धि की जाए या उनकी जगह पर नए प्रचारक दिए जाए, क्योंकि 2 से 3 नाम नए सामने निकल कर आए हैं जो कि इस पूरे पद के लिए है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए नए संगठन महामंत्री के नाम का ऐलान, चाहे अगर कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई या फिर नए जो भी निर्णय लेना है वो भी आज की इस बैठक में ले लिया जाएगा। और 1-2 दिन के अंदर इन तमाम जो दायित्वों में बदलाव होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। विजय जी, सुधीर, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि यहाँ जिस तरह से आने वाले अपने और भी मुद्दों पर, यानी कि बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो में मुद्दे शामिल किए हैं उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है एक नए कानून का जो समान अधिकार वाला हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो। उस कानून में बदलाव को लेकर एक प्रारूप जो है वो जनता से पूछा जाए या बात की जाए, या फिर उसके लिए नीचे स्तर तक बात की जाए। इन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कोई जिम्मेदारी इस तरह की? देखिए, निश्चित तौर पर संघ समय समय पर इस तरीके की जो जन जागरण की मुहिम है वो चलाता रहता है। लिहाजा राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, हार्डकोर मुद्दा था, और उसके बाद में 3 तलाक, सीए, धारा 370, ये ऐसे तमाम मुद्दे थे जो कि संघ के हार्डकोर एजेंडे में माने जाते थे। अब चूंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान लगभग 1 साल के अंदर ही, लगभग 1.25 साल के अंदर ही इन मुद्दों को निपटा दिया गया है। ऐसे में संघ के जो दूसरे प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो समान आचार संहिता की बात करें, नागरिक संहिता की बात करें, सीए, एनआरसी की बात हो, फिलहाल इस मुद्दे पर चूंकि जनगणना नहीं होनी है,
लिहाजा ये मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर लेकिन समान नागरिक संहिता की बात हो या फिर राम मंदिर के बाद में मथुरा जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास के जो अतिक्रमण हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको संघ ये चाहता है कि कम से कम मोदी सरकार के इस कार्यकाल में इनका भी निपटारा किया जाए और देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाते हुए कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जो हार्डकोर एजेंडे पर लगातार पिछले 70 साल से संघ काम करता रहा है, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी का जन्म हुआ था और दूसरे कार्यकाल के अंदर देश की जनता ने मोदी सरकार को चुना है, ऐसे में उन अपेक्षाओं पर कम से कम खरे उतरे हैं। संघ के अंदर जो पदाधिकारी हैं जो लगातार इस तरीके के अभियान में जुड़े रहते हैं, उनको ये प्रचार प्रसार का दायित्व निश्चित तौर पर इस पूरी बैठक के दौरान दिया जाएगा। पर लेकिन एक और बड़ा बदलाव जो देखने को मिला, संघ के संगठन के अंदर कई सारे जिला प्रचारक, कई सारे प्रांत के जो पदाधिकारी थे उनके दायित्व में बदलाव आज देखने को मिला और इस बदलाव में कुछ और बदलाव शाम तक या देर रात तक देखने को मिल सकते हैं विजय। और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पॉलिटिकल स्तर पर बात की है तो बीजेपी के संगठन महामंत्री की नियुक्ति, जो कि संगठन में एक बड़ा कड़ी मानी जाती है आरएसएस और बीजेपी के बीच में संवाद को लेकर। लिहाजा सुभाष भगत का कार्यकाल जब खत्म हुआ है तो देखना होगा कि क्या उनको उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाती है, उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर संगठन महामंत्री की कमान दी जाती है। यह भी आज होने वाली इस बैठक में तय कर लिया जाएगा। विजय जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी अगस्त में संगठन महामंत्री का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में क्या नए संगठन महामंत्री आते हैं या उनकी ही जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जाता है? संघ प्रचारकों के दायित्व में बदलाव हुआ है, प्रांत के कार्यकर्ताओं के नए दायित्व दिए गए हैं, साथ ही साथ जो सेवा कार्य कोरोना काल में किए गए हैं उनको लेकर भी बातचीत हुई है और ऐसी नई व्यवस्थाओं के लिए आगे संगठन में क्या बदलाव करने हैं और जो अनुषांगिक संगठन है बीजेपी के, उनमें किस तरह से आगे नए दायित्वों को देना है, नए कार्यक्रम चलाना है, उसके लेकर यहां बातचीत हुई है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को संघ की विचारधारा पर अडिग रहने के लिए उनकी तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो संघ की विचारधारा का विरोध करते हैं क्योंकि वो बांटने वाली है, पर वो संघ प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान करते हैं क्योंकि वो अपनी विचारधारा पर कायम है। भोपाल में इंटक के भारत बचाओ आंदोलन में शामिल होने से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व विधायकों के नाम लिए बिना ही कहा कि मोहन भागवत ये बताएं कि जो लोग अपनी विचारधारा छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने हैं उनको लेकर वे क्या सोचते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भागवत इन लोगों को बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है। उन्होंने उपक्रम बेचने के मामले पर केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। आपके विचारधारा के विरोधी हैं और रहेंगे क्योंकि आपकी विचारधारा मोहन भागवत जी समाज को बांटती है, लेकिन हम इस बात का आपको सम्मान करते हैं कि आप कम से कम अपनी विचारधारा पे अडिग तो हैं। हम उनका विरोध करते हैं जो अपनी विचारधारा बदल कर पैसा लेकर दल बदल करते हैं। कम से कम उनके खिलाफ तो आप बात करिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर्चुअल सभा की है, जिसके जरिए आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी, साथ ही आदिवासी समाज के लोगों से बात की। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हमेशा से आदिवासी प्राथमिकता में उनकी रहे हैं। आज का दिन आदिवासी समुदाय की भाषा, संस्कृति, परंपरा, इतिहास के संरक्षण और विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का है। आदिवासी जन की नई पीढ़ी के विकास, उनकी संस्कृति बचाने में मदद के लिए, उनके उत्थान और विकास के लिए हमेशा से कांग्रेस वचनबद्ध रही है। वर्चुअल सभा में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम समेत कई आदिवासी नेता और विधायक शामिल हुए। इधर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि हम एकत्र हुए हैं उनको याद करने के लिए जिनके बलिदान के चलते हम यहां खड़े हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था और इस आंदोलन ने सभी समाज और वर्गों के लोगों को एकजुट किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मौके पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आज हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करें ये याद रखना होगा। आज चुनौतियों का और सामना करना है, किस प्रकार देश आगे चलाना है। हमारे संविधान देने वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी गिरावट आ जाएगी। नौजवानों को अब सोचना होगा कि हमारा भारत कैसा हो। आज हम यहाँ खड़े जिन्होंने अपने देश की आज़ादी का बिल्कुल बताया। 9 अगस्त 42 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह बिल्कुल बजाया था।
यूथ कांग्रेस ने अपने 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोला है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी के मसले पर मोदी सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया पर पूरे देश में अभियान चला रही है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से करोड़ों युवा बेरोजगार हुए हैं। यूथ कांग्रेस के अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी हिस्सा लेते हुए अपने वीडियो संदेश पोस्ट किए। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। तो युवा कांग्रेस सबसे बड़ा युवाओं का संगठन होने के नाते उनकी आवाज लगातार उठा रहा है और सरकार को चेता रहा है कि अभी रोजगार दो, आज दो, अभी दो और पहले जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि सबसे बड़ी देश की खूबी यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा नौजवान है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के द्वारा चलाए गए अभियान को हम लोग समर्थन करें और बेरोजगारों को रोजगार दो, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से और अब आत्मनिर्भरता के माध्यम से रोजगार देने का हमने प्रयास किया है, उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भारत जो है आधारभूत तरीके से मजबूत होगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पीएम मोदी की एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज हो गई है। जीतू पटवारी ने राम मंदिर के शिला पूजन के दौरान पीएम मोदी की फोटो एडिट करके डाली थी। फोटो पोस्ट कर जीतू पटवारी ने उस पर कमेंट भी लिखा। हालांकि बाद में जीतू पटवारी ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, जिससे नाराज बीजेपी ने जीतू के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन किया। कल देर रात ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिलकर कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें ज्ञापन देकर आया है। देश के प्रधानमंत्री का जब सम्मान की बात आती है तो एक एक नागरिक का दायित्व बनता है, हमारा भी बनता है। यही कारण है कि मैंने ट्वीट में से फोटो हटाया। जो फोटो चित्र वायरल हो रहा था, कहीं न कहीं से किसी रूप में आया था, उसको मैंने आगे बढ़ाया। जिसने टेम्पटिंग की उसको पुलिस ने पकड़ना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मार्फिंग करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एक छोटी सी चीज पे इतनी घबराहट की क्या बात है और इतनी जल्दी, और चाहे ये कितनी एफआईआर कर ले इस देश के मूल मुद्दों को, क्योंकि उनका जो मूल ट्वीट था वो मूल मुद्दों पे था कि रोजगार की बात करो, लोगों के रोटी कपड़े मकान की बात करो। श्रीमान जीतू पटवारी जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने का मामला हो, चाहे उनके चित्रों के साथ में छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करने का मामला हो, भ्रम खड़ा करने का मामला हो, गलती माफ की जा सकती है, क्षमा की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं। इंसिडेंट है वो एक तो जन भावनाओं को भड़काने वाला और फोटो टेम्परिंग करने वाला, उसमें धारा जो है 464 188 IPC के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी विवेचना की जाए। आजादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का जश्न फीका रहने वाला है। इसका कारण प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण है। सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समिति के साथ ही जो लोग हैं उनको इसे सीमित रूप से मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भोपाल में होने वाले मुख्य समारोह हैं उनमें बच्चे शामिल नहीं होंगे और न ही किसी तरह की रैली या झांकी निकाली जाएगी। मुख्य समारोह की तरह जिलों में भी 15 अगस्त के कार्यक्रम सीमित रूप से होंगे। यहां तक कि मंत्री भी जिला स्तर के कार्यक्रम में झंडा वंदन नहीं कर सकेंगे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कहना है कि इस बार सार्वजनिक मर्यादाओं का पालन सभी को करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की ही लापरवाही के कारण ही आज प्रदेश में इस तरह संक्रमण फैला है। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, और स्वतंत्रता लेकर आती है कुछ हमारी संवैधानिक मर्यादाएं, हमारी सामाजिक मर्यादाएं। उन स्वतंत्रता में हम स्वच्छंद ना बने, झंडा फहराएं, घरों पर फहराएं, प्रतिष्ठानों पर फहराएं, अपनी अपनी संस्थाओं पर फहराएं, बिल्कुल, लेकिन तमाम प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। ये सरकार माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में लगी रही और इसने कोरोना पर कोई ध्यान नहीं दिया। समय रहते ये सरकार चेत जाती तो आज हम 15 अगस्त को जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो स्वतंत्रता दिवस है, उसको हम अच्छे से मना सकते। एमपी में कोरोना काल में सरकार ने गणेश उत्सव, नवरात्रि और मुहर्रम त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है।
धार्मिक त्योहारों पर लगी रोक को लेकर हिंदू संगठन एकजुट हो गए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार इस तरह से गणेश उत्सव या दुर्गा उत्सव की झांकियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सरकार धार्मिक आयोजन करने की छूट दे और अपनी गाइडलाइन जारी कर दे। उस गाइडलाइन में तमाम उत्सव आयोजित करने की छूट दी जाए। अपनी इस मांग को लेकर संस्कृति बचाओ मंच सोमवार को ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू करने जा रहा है। सोमवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके साथ ही कलेक्टर, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। शासन के इस गणेश उत्सव नहीं मनाने देने के निर्णय का संस्कृति बचाओ मंच और भोपाल के समस्त गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव समितियां जो है विरोध कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसमें जो भी शासन गाइडलाइन तय करेगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। जबलपुर में सालों से कचरे के पहाड़ में तब्दील रानीताल लैंडफिल साइट की जल्दी ही तस्वीर बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत अब यहां अनेक सुविधाओं से लैस गार्डन बनेगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रानी तालाब सहित आसपास के करीब 16 एकड़ क्षेत्र को संवारा जाएगा, जिसके पाथवे पर लोग सुबह शाम सैर कर पाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखकर और भी फंड की मांग की जाएगी। प्रोजेक्ट जिसको हम लेने वाले हैं उसमें एक तो उस सॉलिड वेस्ट का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं और उस जगह का फिर ट्रीटमेंट के बाद समतलीकरण करके, चूंकि वो ग्रीन फील्ड एरिया है, ग्रीन बेल्ट है वो, तो वहाँ पे एक गार्डन डेवलप करके बाकी पब्लिक यूटिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को डेवलप करने का प्लान है। जबलपुर में शनिवार की देर रात से हुई झमाझम बारिश से निगम के दावों की पोल खुल गई। शहर के निचले इलाकों में जल भराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर है। गाजीनगर इलाके में सड़क पार करते हुए एक युवक नाले में गिर गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक बह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। इधर बरेला की रनवे नदी उफान पर है। पुलिस के यहां समझाने के बाद भी लोग पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर की, जहां अलग अलग इलाकों में जल भराव की ऐसी स्थिति है। और इधर बात जबलपुर की करेंगे, जहां परियट नदी में 2 बाइक सवार डूब गए हैं। तो पुल के ऊपर से पानी था, लेकिन फिर भी ये लोग निकल रहे थे। तो बाइक सवार युवकों ने पुल पार करने का प्रयास किया। तेज बहाव में डूब गए दोनों युवक। बताया जा रहा है कि एक मौके पर बचा लिया गया, दूसरे युवक की तलाश जारी है। तो खबरिया थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। परियट नदी पर 2 बाइक सवार निकल रहे थे, जबकि रपटे पर पानी था, पुल पर पानी था। उसके बावजूद ये लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक को मौके पर बचा लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जबलपुर में आज ये दूसरी वारदात। बिल्कुल विजय, आज जिस तरीके से बीते 10 से 11 घंटे का वक्त हो गया है जबलपुर में, जो देर रात से तेज बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद जबलपुर के तमाम जो नाले हैं या छोटी नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। आज सुबह ही आधारताल इलाके के रद्दी चौकी क्षेत्र में एक युवक जो है पत्थर फेंकते हुए नाले में गिर गया था और वह बह गया था। इसके बाद आज दूसरी घटना खमरिया थाना क्षेत्र के परियट नदी में हुई है। पनांगर से 2 युवक, सलीम और वह अपने एक साथी के साथ जबलपुर आ रहा था बकरी खरीदने, लेकिन पुल पर पानी था। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक नहीं माने और जब परियट नदी का पुल पार कर रहे थे, उसी दौरान बहाव तेज होने के कारण दोनों युवक बाइक से पानी में गिर गए और बह गए। हालांकि जो ग्रामीण मौजूद थे उन्होंने एक युवक को बचा लिया है, जबकि सलीम जो है अभी लापता है। और खमरिया पुलिस सहित जो रेस्क्यू की टीम है यहाँ पर होमगार्ड के गोताखोर हैं, वह उसकी तलाश लगातार जारी है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, नदी में एक कार फंस गई है। पानी के तेज बहाव में एक कार फंसी हुई है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार निकालने की कोशिश की है। ये तस्वीर आप देखिए, तो 4 लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। 4 लोग इस गाड़ी में थे, 4 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप कि कई लोग वहां पहुंचे हुए हैं पुल पर और गाड़ी निकालने की कोशिश जारी है। तो खबर ये मिल रही है कि इस कार को निकाल लिया गया है, लोगों को भी बचा लिया गया है, लेकिन अचानक तेज बहाव में ये कार यहां आकर फंस गई।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।